हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के. पे। आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये जो पीईटी का एग्जाम होने वाला है और यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बहुत बार पूछे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम मेनली ये लेखपाल और पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि पुत्री के पर्यायवाची हैं, और इनमें ये बताना है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोहित्र जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दुहिता, सुता, तनया ये सभी पुत्री शब्द के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। अब अगर बात करें दोहित्र, दोहित्र अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है देवता। इसका मतलब क्या होता है? देवता। देवता का मतलब क्या होता है? बेटी का जो बेटा होता है, जो जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में नाती कहते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं? दोहित्र बोलते हैं, मतलब बेटी का बेटा जो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? निंदा, यहाँ निंदा कर लीजिएगा। निंदा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द है? तो कुत्सा जो शब्द है इसका, ये निंदा का पर्यायवाची है। अब बात करें बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति, ये क्या है? तो ये शब्द जो है ये निंदा के पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखना है, कुत्सा जो है ये निंदा शब्द की पर्यायवाची है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब तत्सम क्या होता है? मैंने इससे पहले हम बहुत सारी वीडियो बनाई है हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने डिटेल में तत्सम तद्भव की बात भी की है। बट यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। तत्सम जो होते हैं संस्कृत के वो शब्द जो कि डायरेक्ट हिंदी में ले लिए जाते हैं। तो संस्कृत जो शब्द होते हैं वो शुद्ध माने जा रहे हैं, वही उठा करके हिंदी शब्द में ले लिए गए, तो वो तत्सम होंगे। लेकिन उसी का अगर थोड़ा सा अशुद्ध रूप जो कहा जाए वो तद्भव होता है। तो तद्भव की बात कर, यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उलझन जो शब्द है ये तत्सम नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। बाकी अगर बात करें उर्वर, कोंकण, कोण, ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द है, मतलब कि शुद्ध शब्द है। संस्कृत में भी ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो स्त्रीलिंग का बोध होता है। संज्ञा के जिस भी रूप में स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्री का, नारी का बोध हो रहा हो, उसमें स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? अब इसमें अगर बात करें तो अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास में होता क्या है? तो ध्यान रखिए, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, मतलब वो अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है, एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और क्या होता है? अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। अव्यय का मतलब होता है वैसे शब्द जिनको कभी परिवर्तित किया ना जा सके, मतलब ऐसे शब्द हों जिनको कभी आप चेंज नहीं कर सकते, उसे ही क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। तो अव्ययी भाव समास में जो स्टार्टिंग के पद आते हैं वो होते हैं, जैसे कि अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यावत हो गया, हर हो गया। ऐसे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनको अव्यय, जो अव्यय होते हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अनु में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? अनु आ रहा है, ये एक अव्यय शब्द है और इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? अब नाविक जो है शब्द, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नौ धन इक। नौ धन इक जो है इसका सही संधि विच्छेद है, नौ धन इक। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम, और कौन सा यहाँ पे संधि कौन सी है? तो यहाँ ध्यान रखना है, अयादि संधि है। कौन सी है? अयादि संधि है। थोड़ा सा हम जान लेते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए, ऐ,
ओ, औ ऐसे कोई शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं औ आ रहा है, क्या आ रहा है, नौ, औ आ रहा है ना, तो औ आ रहा हो, ए आ रहा हो, ए आ रहा हो, ओ आ रहा हो, औ आ रहा हो, तो इनको चेंज हो जाते हैं और इसके बाद कोई स्वर आ रहा हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं और औ के बाद ई आ रहा है, औ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो पहले तो औ आया, उसके बाद क्या आया, कोई स्वर आया। तो इस टाइम पे क्या होता है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको पहले हम इरेज करते हैं थोड़ा। देखिए अगर आता है क्या आ जाए, अगर ए आए, औ आए, ई आए, ए आए, ओ आए और औ आए, और इनके बाद कोई स्वर आए, जैसे ए के बाद कोई स्वर आए, ए के बाद कोई स्वर आए, ओ के बाद कोई स्वर आए, औ के बाद कोई स्वर आए, तो क्या होता है, अगर ए के बाद कोई स्वर आता है तो ये अय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अय में। अगर ए के बाद कोई स्वर आता है तो ये आय में बदल जाता है। ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अगर ए के बाद कोई स्वर आता है तो वो आय में बदल जाता है। ओ के बाद कोई अगर स्वर आता है तो वो अव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अव में। और औ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, आव में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि औ आ रहा है और इसके बाद ई आ रहा है, तो औ है और इसके बाद कोई स्वर आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, नाविक, आविक हो जा रहा है ना, तो आव हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सेपरेट वीडियो में आप कहिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर बना दूंगी। संधि से, समाज से वैसे मैं कवर करूंगी, बट अभी मैंने नहीं किया है, तो मैं बहुत ही जल्दी इन सभी टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी। आइए स्टार्ट कर, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो व्यवहार की अगर बात करें तो इसका पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद है वी धन अव धन हार, वी धन अव धन हार। अब यहाँ पे संधि कौन सी है, तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे यड़ संधि है। कौन सी संधि है, तो यहाँ पे यड़ संधि है। यड़ संधि की अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो विजाति अगर यड़ संधि की हम बात करें, थोड़ा सा देखते हैं। यड़ संधि है यहाँ पे। यड़ संधि में हम बात करें तो ई अगर आता है, ई और ई, ई और ई, और इनके बाद कोई स्वर आता है, इनके बाद कोई क्या है, स्वर आए, तो ये ध्यान रखना है। अगर ई और ई के बाद कोई विजातीय स्वर आता है तो यह य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, तो य में। और उसी तरह अगर उ और उ में, उ और उ में अगर बाद में कोई स्वर आता है तो ये किस में बदल जाता है, ये व में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। इसी तरह अगर री के बाद कोई स्वर आता है तो वह र में बदल जाता है। तो ये यड़ संधि की कुछ विशेषताएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। यह एक शुद्ध वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो ये हम बहुत अपने घरों में सुनते रहते हैं। हाँ, मेनली मम्मी किसी की तारीफ में बोलते हैं लोग कि उनका बेटा किताब का कीड़ा है, मतलब क्या है कि बहुत ही पढ़ाकू है, बहुत ही पढ़ने वाला है, बहुत ही पढ़ने वाला है, किताबों के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास जो होते हैं इनमें जो होते हैं दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जानते हैं द्वंद्व समास। जैसे एग्जाम्पल आप राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इसमें दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। राम भी इंपॉर्टेंट है और कृष्ण भी क्या है, प्रधान है। तो यहाँ पे दोनों ही पद क्या है, प्रधान है। और कैसे लिखा जाएंगे इनको, राम और कृष्ण। यहाँ पे दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। ये भी हम अपने घरों में बहुत आम चीज़ है, ये बहुत सुनते रहते हैं। आदमी बनना का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यवहार सीखना। घर में मम्मी लोग बोलती हैं कि आदमी बन जाओ, मतलब क्या है, अच्छा व्यवहार सीखो, अच्छे आचरण का पालन करो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला है हमारा, उथला शब्द का विलोम क्या है। तो सब विलोम आप जानते हैं, विलोम मतलब विपरीत। उथला का विलोम शब्द क्या है, मतलब विपरीत शब्द क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। गहरा जो होता है, उथला का विपरीत मतलब विलोम क्या होगा, गहरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और भी कुछ है, जैसे छिछला, छिछला का क्या हो जाएगा, छिछला का हो जाएगा गहरा, छिछला का क्या हो जाएगा, गहरा विलोम हो जाएगा। और बात करें अगर उभार का, तो उभार का क्या हो जाएगा, बैठा हुआ मतलब बैठा। और समतल का क्या हो जाएगा, समतल का हो जाएगा ढालू। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में अगर पूछता है तो ध्यान रख लेना है।
छिछला का गहरा, समतल का ढालू, उभार का बैठा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। फिर वही है, तत्सम का मतलब होता है शुद्ध शब्द, बिल्कुल जो संस्कृत के ज्यों के त्यों उतार लिए गए हों वो तत्सम होते हैं। और अगर उनमें थोड़ी सी उसको अलग कर दिया गया हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया हो, तो वो क्या होता है, तद्भव होता है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा, नेह का तत्सम शब्द होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, नेह का तत्सम शब्द स्नेह होता है। क्या होता है, स्नेह होता है। स्नेह शुद्ध वर्ड है, जबकि नेह नहीं है, नेह इसका तद्भव रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें से पूछा गया है कि तद्भव कौन सा नहीं है, मतलब अशुद्ध कौन सा नहीं है। बाकी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। जो दीपावली शब्द है ये एक तद्भव शब्द नहीं है, ये क्या है, ये एक करेक्ट शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। तो तद्भव की थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं कि संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से विकृत होकर हिंदी भाषा में आए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत भाषा से ही आए हैं लेकिन थोड़ा सा वो अलग हो गए हैं, थोड़ा अलग तरीके से वो चेंज हो गए हैं, वही क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। और ज्यों कि त्यों ले लिए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो दीपावली यहाँ पे एक तत्सम शब्द है, तो ध्यान रखना है ये तत्सम है, ये तद्भव नहीं है। अगला है हमारा, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवसरवादी। अवसरवादी का मतलब होता है जो अवसर के साथ, समय के साथ क्या हो जाए, बदल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण। विशेषण होता क्या है, तो विशेषण ध्यान रखिएगा, संज्ञा एवं सर्वनाम, जो नाउन प्रोनाउन मतलब व्याकरण पढ़ रहे हैं हम, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो कोई भी संज्ञा है, जैसे मतलब कोई नाम है और कोई सर्वनाम है, उनकी अगर विशेषता, उनके गुण, दोष, संख्या, परिणाम, इनकी अगर व्याख्या की जाए, उनके बारे में बताया जाए, तो उसे ही विशेषण कहते हैं। विशेषण क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाना ही विशेषण की एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। तो मैं चलती थी में मैं का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, हम हो जाएगा। और हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि मैं का बहुवचन क्या होगा। तो ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैं का बहुवचन होता है हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इकारात संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा दिया जाता है, ये इकारात संज्ञा को बहुवचन बनाते समय ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे यमक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। यमक अलंकार की बात करें अगर, तो यमक अलंकार होता क्या है। तो यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार होता है जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। जब एक ही शब्द हो वहाँ उसकी आवृत्ति बार बार हो रही हो, बार बार वो रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे अब यहाँ पे बात करें मन का आप देख रहे हैं कई बार रिपीट हो रहा है, मन का, तो यहाँ पे मन का शब्द रिपीट हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला हमारा क्या है, भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कर्म कारक है। जैसे आप याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को आ रहा है, कर्म को मतलब भूखे को, तो यहाँ पे कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पत्ता पेड़ से गिरा में शब्द पेड़ में कौन सा कारक है। तो शब्द पेड़ जो है इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पे अपादान है। ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे अपादान कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, अपादान का यूज
अलगाव के लिए किया जाता है। जब वहाँ पे अलगाव दिखाना हो किसी चीज़ से, जैसा पत्ता जो है वो पेड़ से यहाँ पे अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा वही निर्देश वाला, जो कि बहुत ही फेमस है। ये तो मतलब पैटर्न तो बिल्कुल सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सेंटेंस दिया गया होगा ABCD करके, और उसमें चारों में से देखना है आपको कि कौन सा सेंटेंस जो है वो अशुद्ध है। तो ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे पहला है, वह अपने जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ABCD करके 4 वर्ड हैं जो कि एक ही सेंटेंस है पूरे मिला करके, और इसमें कौन सा है जो जहाँ पे मिस्टेक है, व्याकरण संबंधी कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियां हैं, तो ये आपको बताना रहता है। तो हम देखते हैं, वह अपने मित्र को मिलने उसके घर गया, कोई त्रुटि नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी होता है। तो आप इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें गलती है। तो इसमें देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है, मित्र से मिलने आए, इस मित्र से मिलने होना चाहिए, मित्र को मिलना अशुद्ध वर्ड है। मित्र को मिलना जो है ये व्याकरण के हिसाब से क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इसमें अशुद्धि है, इसमें मित्र से मिलना होना चाहिए, न कि मित्र को मिलना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा फिर वैसे ही है, यद्यपि वह अस्वस्थ है परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, कोई त्रुटि नहीं। तो अब बताना है कि एक ए में मतलब करेक्ट कौन सा इसमें गलती है। तो ए में अगर बात करें, यद्यपि वह अस्वस्थ है, फिर परंतु कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है, तो इसमें बताना है किसमें त्रुटि है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें गलती है। अब देखते हैं कैसे। जैसे अगर यद्यपि का यूज किया जाता है तो यद्यपि के बाद परंतु का यूज नहीं किया जाता, तथापि का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तथापि का यूज किया जाता है। यद्यपि अव्यय के साथ तथापि अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यद्यपि वह अस्वस्थ है, परंतु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा तथापि कार्यालय ठीक समय पर पहुंच जाता है। तो ये हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है। अगले क्वेश्चन को देखें, ये हमारा लास्ट है कि वृक्षों पर कोयल कूक कर रही है, और कोई त्रुटि नहीं, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमें लगाना होता है। तो इसमें देखते हैं, तो 25 का जो ऑप्शन नंबर ए है, वृक्षों पर शब्द के स्थान पर जो है होगा वृक्ष पर होगा, क्योंकि वृक्षों नहीं होता, वृक्ष होता है। तो आप जानते होंगे वृक्ष का बहुवचन वृक्ष ही होता है, वृक्षों नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे वृक्षों पर ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। वृक्षों पर नहीं होना चाहिए, वृक्ष पर होना चाहिए, यहाँ पे त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आप पेपर में अच्छा करके आ पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोज आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।